नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 26 जून को जो पेपर हुआ था आपका सीएचएसएल मेंस का। ठीक है, उसके 30 क्वेश्चन थे, इतने एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसको फटाफट खत्म करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसकी सोल्यूशन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी टफ क्वेश्चन हो उसको भाई मार्क करके रखें अच्छे से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अब देखो, पहला क्वेश्चन है माध्यिका निकालनी है। बिल्कुल आसान सवाल होता है। इसको क्या करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ लिखते। तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या है, 10 है, फिर 15 है, फिर उसके बाद 20 है। ध्यान रखना, आप भी देखते चलना, कुछ छूट जाए बीच में तो ध्यान दिला देना। 10, 15, 18, यानी कि ये देखो 10 चला गया हमारा, 15 चला गया, 18 चला गया, 20 चला गया। 20 के बाद क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 के बाद 25 आ जाएगा, 25 के बाद 28, 28 के बाद 30। तो देखो कितने नंबर हो गए, 4, 4, 8 हुए, यानी कि अभी भी एक कोई नंबर छूट रहा है, वो नंबर है हमारा 35। ठीक है, अब यहां से देखो कितने नंबर है, टोटल 9 है, 4 ये नंबर हो गए, 4 इधर हो गए, यानी कि बीच वाला आंसर। अगला सवाल, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर वह कितने समय में 7 गुना हो जाएगी। देखो, 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 1 से 2 राशि हो रही। अब वो 7 गुने की बात करा, यानी कि 1 से 7। तो इसमें यहाँ पर ब्याज कितना मिला उसको, 1 रुपया मिला। 1 रुपया ब्याज मिला कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। यहाँ पर कितना ब्याज मिला उसे, 6 रुपया ब्याज मिला। तो यही निकालना था कि एक रुपया ब्याज मिल रहा था 4 वर्षों में, 6 कितने वर्षों में मिलेगा। तो 4 गुणे 6/1, यानी कि आंसर 24 वर्ष। अगला सवाल, थोड़ा बहुत ये दिखने में दिक्कत हो रही है ना, तो मैं उसको पढ़ देता हूँ। वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इतना तो पढ़ने में समझ में आएगा। अब यहां से देखो, कह रहा था करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा गया था। तो सिंपल सी बात है, डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ चलना। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, जैसे मान लो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हो, उससे कर लो, या तो डायरेक्ट भाग कर लो। जैसे ये 17/30 लिखा है, इसमें अगर हम भाग करते तो 3 पंजे 15 आता, 2 बच गया था वहां पर, यानी कि पॉइंट लगाते, बिंदी बनाते। ठीक है, तो यहाँ से मतलब 3 छक 18 हो गया, और नीचे एक 0 अभी बचा हुआ था, यानी कि 0.56 हो गया। यहाँ से करेंगे, ये भी देखो 7/15 था, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 15 चौकू 60 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट का 4 आया। फिर आया 27/50, यानी कि 25 पचम 25 हो गया, यही तो सॉरी 5 चौकू 20 होगा। तो 5.4, यानी कि एक 0 और है, यानी कि 0.54 हो जाएगा। अब यहां से करेंगे तो देखो डायरेक्ट भाग करते, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी कि 0.55 आ गया। अब हमें क्या चलना है, बड़े से छोटा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा, यानी कि 17/30 सबसे आगे आ जाएगा, यानी कि ये 2 ऑप्शन तो हमारे जा चुके हैं। उसके बाद दूसरा कौन सा आ जाएगा, इससे छोटा ये वाला आ जाएगा, यानी कि 11/20 आ जाएगा, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन चला गया, आंसर ये हो गया। अगला सवाल, किसी संख्या के 3 से विभाजित होने की शर्त क्या होती है। देखो, उस संख्या के विषम और सम अंकों का योग का अंतर 3। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये सिंपल देखो लिखा हुआ, ये अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, सभी ने ये रूल पढ़ा होगा। ₹67.5 प्रति केजी मूल्य के चावल को 60 रुपए प्रति केजी मूल्य वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि औसत मूल्य इतना हो जाए। ये तो बहुत सिंपल सवाल था, आपका एलिगेशन बेस्ड था। 64 हो गया, यानी कि ये डिफरेंस करेंगे 4, इनका डिफरेंस करेंगे 5, 7 से 4 गया 3, यानी कि इधर 0 बढ़ा देंगे, 5 8 40, 5 7 35, 8 अनुपात 7 आंसर। अगला सवाल, ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यापार शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना के बराबर है। यानी कि जो भी ए ने निवेश किया है वो बी के 7 गुना के बराबर है, यानी कि इनके जो निवेश की गई राशि का अनुपात क्या होगा, 7:1 हो गया। उनका लाभ कितना दिया गया था, हमारे हिसाब से लाभ 8 हो गया टोटल, और क्वेश्चन में 275,000 हो गया। ए का पूछा गया था, यानी कि 7 की वैल्यू पूछी गई थी। तो यहाँ से करेंगे, ये आ जाएगा 8 3 24, 3 बच गया, 8 चौक 32, फिर से 3 बच गया, 8 3 24 हो गया। फिर बचा कितना, 6, 8 7 56, 8 पन्ने 40 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, हासिल लगा 3 7 7 49 और 3 52 हो गया। अब ये देखते चलना, ये तो एक ऑप्शन कट चुका है ना। अब इसके बाद देखो ये नंबर बचे हुए, यानी कि अभी हम धीरे धीरे करके ऑप्शन से एलिमिनेट करते चलेंगे, लास्ट तक पूरा नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 35 हो गया, 7 7 52 हो गया, हासिल लगा 5 आती है, 21 2105 कितना हो गया, 26 हो गया, 625 आएगा, यानी कि अभी एक ऑप्शन और चला गया। अब 625 आ गया, हासिल 2 लग गया था, 7 चौक 28 2 30, यानी कि 0 और आ जाएगा, आंसर लगा दो 240। तो ऑप्शन का सहारा जरूर ले। ठीक है, अगर इसमें मान लो टाइम नहीं बचता आपके पास, अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल। आप 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते थे। ठीक है, ऐसे करके आप किसी भी तरीके से आप बना सकते थे। 11 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते थे, क्योंकि इस नंबर में
275 में 11 का आ रहा था। तो अगर आपके पास टाइम नहीं बचता, आप फटाफट करना चाहते हैं, तो ये चीजें सोच लिया करो कि टाइम कम बचा, हमसे नहीं हो पा रहा, हम कैसे और कर सकते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त उनके लघुत्तम समावर्त का 20वां यानी कि हिस्सा है, यानी कि 20वां मतलब 1/20 भाग है। तो देखो यहाँ से लघुत्तम समावर्त अगर 20 है तो एचसीएफ कितना होगा हमारा, 1 होगा। ठीक है, यदि एक संख्या 96 है, लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त के बीच अंतर इतना है, यानी कि इनके बीच का अंतर हमारे हिसाब से 19 है। क्वेश्चन में कितना दिया, 4, 5, 6। तो यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे, 19 दूनी 38, बचा कितना है आपका 6, 19 दूनी 38, 7 बचा, 19 चौक 76। ये क्या हो गया, ये एचसीएफ हो गया। अब 20 बराबर निकालेंगे तो 24 दूनी 48, 480 क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। और आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू का सेकेंड नंबर, यानी कि एलसीएम कितना हो गया 480 और फर्स्ट नंबर 96 इंटू में सेकेंड नंबर। तो 24 चौकू 96 हो गया। इधर करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि ये आ गया आपका सेकेंड नंबर। अगला सवाल, अब यहां से देखो, इसका हम अगर डायरेक्ट फार्मूला खोल देते तो क्या लिखते, साइन ए माइनस का कॉस ए लिखते, और अंदर ब्रैकेट में क्या हो जाता, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, और फिर इधर हो जाता प्लस का साइन ए कॉस ए, यही तो बन जाता। अब ये देखो, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। अब इसको और ब्रेक करना पड़ता, यानी कि इसको अगर हम लिखते तो 1 प्लस का साइन ए कॉस ए होगा, ऊपर कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, इनटू में साइन ए कॉस ए, अपॉन में हो गया 1 प्लस का साइन ए और कॉस ए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए और फिर कॉस ए, और प्लस में इधर देखो कॉस स्क्वायर ए बनेगा, साइन स्क्वायर ए बनेगा, वो भी प्लस का हो जाएगा, और वो दे देगा 1, अपॉन में क्या हो गया साइन ए कॉस ए, और इनटू में हो गया क्या कॉस ए साइन ए, अपॉन में 1 प्लस का साइन ए कॉस। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट सारे, क्या आ गया 1 आंसर आ गया। इसके अलावा आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, और आप इस ट्रायंगल का यूज करके भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे तो सभी लोग कर सकते हैं, इसलिए मैंने डिटेल सोल्यूशन बताया। अगला सवाल करते हैं, ए कार को 30 दिनों में, बी 50 दिनों में और सी 40 दिनों में कर सकता है। यदि ए एक दिन में बी द्वारा और अगले दिन में सी द्वारा बारी बारी से सहायता प्रदान की जाती है तो कार्य समय पर समाप्त होगा। तो यहाँ से देखो 30, 50 और ये हो गया 40। तो 5 और 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 60 होता है। तो इसी तरीके से इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से करेंगे ये 20 हो गया, यहाँ से करेंगे ये 12 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। अब ए को सहायता मिल रही है, एक दिन बी से मिल रही है और फिर एक दिन सी से मिल रही है, और फिर इसमें देखो यहाँ पर कितना काम हो जाएगा, यानी कि 20, 10, 30, 32 हो गया। इसमें यहाँ पर कितना काम हो जाएगा, 35 काम हो जाएगा। दोनों को मिलाकर 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 3, 3, 6, यानी कि ये 2 डेज का आपका वर्क हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 600 में हम 67 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 5 छक्का 30, यानी कि देखो 10 बार करते तो 670 आ जाता। 10 बार तो होगा नहीं भाई, देखो 67 में अगर 10 का गुणा किया तो कितना आ गया, 670 आ गया। अब इसमें से 67 भी अगर आप माइनस कर दोगे, यानी कि 9 बार भी भाग करोगे ना, तब भी 600 से ज्यादा आएगा। यानी कि हमें 67 में 8 का गुणा करना पड़ेगा। तो 8 सत्ते 56 हासिल लगा, 5 हो गया, 8 छंग 48, 48 और 5 53 हो गया, यानी कि 536 काम। 8 दिन का काम कितना हो गया, 8 दिन में 536, यानी कि 600 से 536 काम हो चुका है। तो काम बचा कितना है आपका, 64 काम बचा है। यानी कि ये काम कै दिन का हुआ, 8 दिन का, लेकिन हमने एक दिन के हिसाब से मान के ये किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इस 2 की वजह से। तो कितना आ जाएगा, 16 दिन का काम हो चुका है। अब 64 में इन भाई साहब की नंबर आ जाएगा फिर से, क्योंकि एक साइकिल हम लोग घुमा चुके हैं। तो इन्होंने एक दिन काम कर दिया, तो एक दिन काम कर दिया, 32 काम बचा, यानी कि एक दिन का काम, यानी कि ये हो गया 16 दिन, एक दिन ये। अब 32 काम बचा, अब किनका नंबर आ जाएगा, इनका नंबर, यानी कि 32/35, यानी कि ये टोटल दिन हो गए। यानी कि हम जोड़ देंगे इनको, कहीं लिख दें, इकट्ठा करके लिखते हैं भाई। यहाँ से देखो 16 प्लस का 1 प्लस का 32/35, तो आंसर आ जाएगा 17 से ही 32/35। अगला सवाल करते हैं, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 11 है और उनका लघुत्तम समावर्त इतना है, उनमें से एक संख्या इतनी तो दूसरी संख्या। वेरी सिंपल सवाल भाई, इतना सिंपल नहीं होना चाहिए था मेंस के हिसाब से। 7 अट्ठे 56, 7 नेम 63 और फिर 7 नेम 63। अगला सवाल,
दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? सिंपल है, त्रिज्याओं का स्क्वायर हो जाएगा और ऊंचाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 चौको 20/5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 20/1 आंसर। फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपका ओरल आंसर इसको लिखना चाहिए था। यानी कि आपको क्या लिखना था, ये 4 गुणे 5 करते 5 चौको 20 आ रहा था और उधर 2 यानी कि 10। ओरल आपको दिमाग लगाना था। एक टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य इतना है, एक दुकानदार 40% की छूट देता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है, टेलीविजन सेट का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो लाभ वाला किसके नीचे आ जाता है? अंकित मूल्य के नीचे। तो डायरेक्ट वैल्यू लिखो इसकी, ठीक है। 40% छूट छूट वाली बन जाती है सी, ठीक है भाई। देखो डायरेक्ट लिखा जाता है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। जो भी लाभ हो रहा है वो हमेशा आ जाएगा मार्क प्राइस के नीचे, जो भी छूट दी जा रही वो आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। ये सभी को पता होगा क्योंकि मार्क प्राइस पर छूट देते हैं तो 60% हो गई, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस पे हम फायदा लेते हैं तो 110/100 हो गया। तो यानी कि मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? 110/60। तो इस चीज को आप डायरेक्ट लिखना सीखें, ठीक है। तो यहाँ से देखो वही चीज हमने डायरेक्ट लिख दी, 0 से 0 चला गया, 3 0 यहाँ पर लगा दो, 18 छक्का 108 हो गया, बटे में 11 हो गया, 11 9 99 हो गया, बचा कितना? 9 बचा, फिर 11 8 88, 9 8 मिल गया, आंसर लगा दो, बात खत्म। केवल 2 डिजिट का काम था। एडी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है और एबीसी एक छेदक रेखा है। यदि एबी 8 है, बीसी 10 है, तो एडी की लंबाई कितनी होगी? तो बनाते हैं भाई। एबीसी एक छेदक रेखा है तो पहले तो एबीसी ही बना लो, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। कह रहा था एडी एक स्पर्श रेखा है, बना दो एडी एक स्पर्श रेखा है। ए बी दे दिया था 8, बीसी उसने दे दिया था 10। एडी यानी कि एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए बी इंटू में ए सी होगा। यानी कि ए बी की वैल्यू 8 हो गई, ए सी की वैल्यू 18 हो जाएगी, 18 8 144 हो गया। यानी कि एडी बराबर दोनों तरफ रूट लेंगे तो 12 आंसर। अगला सवाल, 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल फोन का कुल क्रय मूल्य इतना है, जबकि 6 रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन का क्रय मूल्य इतना है। एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन का क्रय मूल्य क्या होगा? अब यहाँ से देखो ये डायरेक्ट इक्वेशन वाले सवाल हैं, इस पर बहुत सवाल अब पूछने लगा है। सच्ची पहले तो नहीं पूछता था, लेकिन अब इक्वेशन वाले सवाल पूछने लगे हैं। 2 1 1 2 3 4। तो और दूसरी कंडीशन में 6 रेफ्रिजरेटर 2 मोबाइल फोन, इनका क्रय मूल्य दिया था 1222000। तो सिंपल सा आपको दिख गया होगा क्या करना है, इसमें आपको कर देना है पूरे में केवल 2 का गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 दूनी 12 बन जाएगा। नेक्स्ट क्या बन जाएगा? 12 यार, प्लस का 2 दूनी 4 एम बराबर 0 0 0 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2। अब क्या करते हैं, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को घटा दें या 2 और 1 को, 2 से 1 को घटा दो। तो यहाँ से घटाएंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 से आर 10 घटाएंगे तो 2r बच गया, बराबर में घटाएंगे तो 0 0 0 4, फिर 4 से 1 गया 3 हो गया, यानी कि 34। तो r बराबर कितना आ गया? 17,000 आ गया। यानी कि एक रेफ्रिजरेटर की कीमत आ गई आपकी निकल के। तो सिंपल सी बात है। अब हम क्या करेंगे, मोबाइल का निकाल लेंगे, किसी में भी एक में पुट कर लो, चाहे इसी में पुट कर लो, चाहे 17 छक्का 102 होता है, 1 2 3 0 प्लस का 2m हो जाएगा बराबर में 1220000, ठीक है। 2 से डिवाइड कर लो, 2 पंजे 10 0, ये बन जाएगा मोबाइल और ये बन जाएगा 2 छक्के। कितने फोन का चाहिए था? 2 मोबाइल का चाहिए था। अरे भाई इसको भी नहीं काटना था, डायरेक्ट 2 ही मोबाइल का तो निकाल ही देंगे हम, कोई बात नहीं, ठीक है। 2 मोबाइल, तो यहाँ पर देखो डिफरेंस कर देंगे 0 0 0, 2 से 2 गया 0, इधर 2 हो गया। तो अब इन दोनों का हमें सब निकालना था, तो 17 में इसमें जोड़ देंगे हम कितना? 20,000। तो आंसर आ जाएगा 37,000। अगला सवाल, प्रथम 5 समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? अगर आपको फार्मूला याद होगा तब तो आप आसानी से कर लोगे। तो यहाँ से फार्मूला क्या होता है? 2an प्लस का 1, 2an प्लस का 1 अपॉन में 3। तो रख दो, 5 संख्याएं हैं सम, तो 5 और 1 6 हो गया, 5 दूनी 10 1 11 हो गया, बटे में 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4, 44 आंसर। भाई देखो ये फार्मूले जरूर याद कर लो, नहीं तो इन पे एक सवाल आ जाते हैं, आसान सवाल होते हैं, फर्जी के नंबर कट जाएंगे। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यानी कि चौड़ाई की 3 गुनी है, बहुत बढ़िया बात है। यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, चौड़ाई अगर तुम्हारी x है तो ये लंबाई 3x हो गई, यानी कि इनका अगर एरिया लिखते तो यही आता, बराबर में दे दिया 2700, यानी कि x स्क्वायर बराबर
900 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 हो गया, हमें चाहिए क्या थी चौड़ाई, तो आंसर आ गया। अगला सवाल, साइन a बराबर इतना, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी। तो सिंपल सा आपको ये फिगर बनाना था 8 17 और ये हो गया 15। तो कॉट a क्या हो जाएगा 15/8 हो जाएगा, सेक a क्या हो जाएगा 17/15 हो जाएगा। तो 15 15 हम 225 प्लस 17 8 136 बटे में 15 8 120 हो गया, यानी कि 6 5 11 हासिल लगा 1 हो गया, 3 3 3 6 2 1 3 हो जाएगा और बटे में 120 हो जाएगा। तो देखो कितनी बार जा रहा है, ऑप्शन का सारा लो, देखो 5 बार, 12 पंजे 60 भाग नहीं जाएगा, 12 चौक 48 नहीं जाएगा, 12 तियां 36 भाग चला जाएगा, यानी कि 12 तियां 36 किया 360 बार चला गया। तो बचा कितना ऊपर 1/120। अगला सवाल, गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके ईएमआई का भुगतान करती है, उसकी मासिक आय 80,000 है, अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू कामकाज पे 40% खर्च करती है, जीपीएफ में 10% बेचती है, बचत बैंक खाते में 15% बचत करती है और शेष राशि का भुगतान ईएमआई के रूप में करती है। भाई ईएमआई के रूप में कितनी राशि का भुगतान करती है? तो देखो यहाँ पर सब में कॉमा लगा हुआ है, कहीं पर ये नहीं कह रहा शेष का, तो बात यहीं पर खत्म हो गई, यानी कि इन सबको जोड़ना था, यानी कि 15 प्लस का 40 प्लस का 10 और प्लस का 15 हो गया, यानी कि 15 दूनी 30, 30 और 40 70, 70 और 10 80% वो खर्च कर देती है। तो 100 में से उसने 80% अगर खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास 20% बचा, यही तो वो किस्त के रूप में दे रही थी, यानी कि 80,000 का हमें 20% निकालना था। तो 8 दूनी 16,000 रुपया आंसर हो गया। अगला सवाल, अरुण और भारती की आयु का योग इतना है, यानी कि अरुण और भारती की आयु का योग 24 है, जिसमें अरुण बड़ा है। यदि अरुण और भारती की आयु दोगुनी कर दी जाए, अरुण और भारती की आयु दोगुनी कर दी जाए तो अंतर 8 वर्ष है, अरुण की आयु कितनी होगी? तो देखो दोगुनी कर दी जा रही है, दोनों की जा रही है, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2a माइनस का 2b बराबर 8 हो गया, यानी कि a माइनस का b बराबर कितना आ गया 4 आ गया। यही तो चीज हो गई, हमें निकालनी किसकी थी भाई साहब, अरुण की, यानी कि दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर दें, किसको, दोनों को, इसको और इसको। इतना लिखना नहीं पड़ता है, आपको दिमाग में होनी चाहिए थी a माइनस बी बराबर आपका 4 आ गया था डायरेक्ट, तो a बराबर दोनों को जोड़ दो, 24 4 28/2, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 14। अगला सवाल, वृत्ताकार ट्रैक पर हो रही 1200 मीटर की एक दौड़ में ए और बी एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में क्रमशः इतने और इतनी की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वे ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे? तो सिंपल सी बात है भैया, देखो 1200 और दोनों एक ही दिशा में चल रहे थे तो स्पीड हो जाएगी माइनस, यानी कि 9 आ जाएगी। ये थी किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको चेंज कर लेंगे 5/18 में, 9 दूनी 18 हो गया और इधर से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौकू 20 गुणे, यानी कि ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी कि 24 दूनी 48 480 सेकंड में मिलेंगे। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, ये सवाल बहुत आसान है। इसमें पहले क्या थे, आपको 9 नंबर दिए गए थे तो आपने बीच वाला फटाक से पकड़ लिया, लेकिन इसमें देखो इवन नंबर दिए गए थे, यानी कि 8 नंबर थे, तो आपको क्या करना था, आपको दिमाग में रखनी थी पहले नंबर पे, क्योंकि हमें बीच वाले 2 नंबर चाहिए, कौन से नंबर का, 4 का और 5वें नंबर का, क्योंकि इसके इधर भी 3 नंबर हो जाएंगे, इसके इधर भी 3 नंबर, तो बीच में यही 2 बचे, इन्हीं पे काम करना। तो पहला चला गया, दूसरा ये चला गया, तीसरे पे क्या आ जाएगा 114, यानी कि ये भी हटा दो, चौथे पे क्या आ जाएगा 116.6, यानी कि 116.6 आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5वें पर, यानी कि 118.7, इनको जोड़ दो, 7 6 13 के 3 हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 7 8 7 15 5 हासिल लगा 1 2 और 1 3 हो गया, और इधर 2 हो गया, और बटे में 2 कर दो, यानी कि 2 एकम 2 2 एकम 2 2 7 14, 1 बच गया, 2 छक्के 12 2 पंजे 10, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका कौन सा नंबर था, 4th नंबर, ये था आपका 5th नंबर। अगला सवाल, यदि त्रिज्याओं का योग और 2 वृत्तों की केंद्रों के बीच की दूरी बराबर हो तो वृत्त बाहरी रूप से स्पर्श करेंगे। सिंपल सी बात है, मान लो ये त्रिज्या 5 है और इसकी त्रिज्या 3 है, यानी कि त्रिज्या इनका सम कितना हो जाएगा 8, और इनका योग भी वो यही कह रहा, तो दोनों तरीके से 8 आ रहा, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पर्श कर रहे हैं, बात खत्म। ये देखो ये सवाल एसएससी ने एकदम बढ़िया पूछा हुआ था, ठीक है, CHSL मेंस, भाई कुछ तो अच्छा मिलना चाहिए ना, तो यहाँ से हमें थोड़ी सी अगर नॉलेज होगी तो अच्छे से कर पाएंगे। देखो साइन एक्स को क्या लिख सकते थे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते थे, यानी कि साइन एक्स बराबर
कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आती है इस चीज को बनाने में, यानी कि आपको थोड़े से आइडिया होगा ना, तो आप वैल्यू डायरेक्ट रखनी थी। यानी कि अगर हम यहाँ पर रखते कॉस 8x है, तो यहाँ पर कितनी पावर करें 4, तो यानी कि इधर भी 4 हो जाएगी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन की पावर 4x। ठीक है, इसी तरीके से 6 की जगह रखेंगे तो पावर हमें 3 करनी पड़ेगी, यानी कि कॉस की पावर 3x, इधर भी 3 पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन की पावर 3x। और cos की पावर 4x के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि इधर हो गया cos की पावर 4x मतलब साइन स्क्वायर x। ये चीज तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बचा ही नहीं कुछ, इतना ही टफ था भाई, मेंस का था इसलिए थोड़ा हुआ तो बनना चाहिए ना उसको। कोई बात नहीं। अब यहाँ से देखो ये लिखा हुआ क्या है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। यानी कि ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस साइन x का होल स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स, यही लिखा हुआ था। यानी कि हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स का होल स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ था। अब साइन एक्स बराबर हम क्या लिख सकते थे, ये लिख सकते थे, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया 1 की पावर 1 2 और आंसर 1। अगला सवाल, एक विद्यालय कक्षा में 11 में 40 छात्रों ने भौतिक विज्ञान, 17 ने जीव विज्ञान और 20 ने रसायन विज्ञान विषय चुना। यदि कक्षा 11 में छात्रों की कुल संख्या 60 थी और इन सभी छात्रों ने यहाँ वर्णित 3 विषयों में से कम एक विषय चुना और इनमें से ठीक 5 छात्रों ने सभी 3 विषय चुने, तो उस छात्र की प्रायिकता क्या है कि स्कूल में कक्षा 11 के यादृच्छिक रूप से चुने गए छात्र ने इन 3 में से ठीक एक विषय चुना हो। अब देखो इस सब जो समझा सवाल को, देखो फिजिक्स की वो कह रहा था कि किसने 40, ठीक है, वायो के कितने थे 17, केमिस्ट्री के कितने थे 20, टोटल छात्र कितने हो गए 4 2 6 1 7, यानी कि 77 हो गए ये टोटल। लेकिन 11th क्लास में उसने बोला था कि आपके पास केवल 60 छात्र हैं, ठीक है, तो ये 77 ज्यादा क्यों आ गए, ये इसलिए ज्यादा आ गए क्योंकि उनमें से कुछ लड़के होंगे जिन्होंने या तो 2 सब्जेक्ट लिए होंगे या तो 3 सब्जेक्ट लिए होंगे, तो इनमें कहीं ना कहीं क्या हो गए, कहीं ना कहीं मिक्स हो गए, इसलिए वो नंबर बढ़ के आ गए। लेकिन सबसे अच्छी बात सवाल में ये थी, उसने क्या किया ये बता दिया कितने लोगों ने 3 सब्जेक्ट लिए। देखो 5 छात्रों ने सभी 3 विषयों चुने, ठीक है, यानी कि ये 5 छात्र हम इसमें से और हटा दें, यानी कि यहाँ से हटा देंगे तो कितने छात्र बचे 12 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा सब्जेक्ट लिए हुए हैं। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई कि 60 से अगर 12 हटा देंगे तो 48 छात्र ऐसे हैं कि जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट लिया होगा। तो देखो 48 बटे टोटल कितने थे 60, यानी कि 12 चौक 48 12 पंजे 60, यानी कि 0.8 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए होगे बात को, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है भाई, टोटल जैसे थे उसमें से हमने उनको हटा दिया है, ठीक है। हमारे पास देखो 77 आ गए, लेकिन एक्चुअल में तो 60 ही होने चाहिए थे, तो छात्र ज्यादा कहाँ से आ गए, यानी कहीं ना कहीं उसमें मिक्सअप हुआ होगा। तो जो मिक्सअप हुआ वो कितने लड़के रहे 17 लड़के रहे, उसमें से 3 सब्जेक्ट किसने लिए थे, वो 5 लड़के थे, वो 5 हटा दिए तो बचे कितने 12 मिक्सअप वाले बचे। अब 60 में से वो 12 हटा देंगे यानी कि 48 आ गए, यानी कि 48 लोगों के पास क्या हो गया, एक विषय की रहेगी क्षमता, बात खत्म हो गई यहाँ पर, ठीक है। और बाकी आप चार्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। चार्ट वाला थोड़ा मुझे कम अच्छा लगता है इसलिए मैं उस पर गया भी नहीं। अब यहाँ से देखो इनको सबको नाम देने पड़ेंगे, एक्स वाई जेड कर लो, चाहे ए बी सी डी कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहे, एक्स वाई जेड कर लो, एक्स वाई जेड ए बी सी और डी, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये अगर आपके हो गए ये 40 छात्र, ये फिजिक्स वाले हो गए, ठीक है, इनको ले लो आप 20, ये हो गए आपके केमिस्ट्री वाले, इनको ले लो आप 17, ये हो गए आपके जीव विज्ञान वाले। बात समझ गए, यानी कि अगर आप अब देखते तो फिजिक्स वाले यानी कि जो 40 वाले हैं, 40 किसके बराबर होता है, 40 बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस का, नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट कर दे, रुक जाओ एक सेकंड, इसको हम क्या लिख सकते थे 40 को, आप समझो बात को, एक्स प्लस का सी प्लस का डी प्लस का वाई लिख सकते थे, ठीक। इसे क्या लिख सकते थे हम बी प्लस का ए प्लस का डी प्लस का सी, और फिर यहाँ पर बचा क्या था 17, और 17 को क्या लिख सकते थे ए प्लस का डी प्लस का वाई प्लस का जेड लिख सकते हैं। अब इन सबको देते हैं जोड़, यानी कि 77 बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस का सी प्लस का डी प्लस का वाई प्लस का वी
प्लस का ए प्लस का डी प्लस का सी प्लस का ए प्लस का डी प्लस का वाई प्लस का जेड। और अगर हम लिखते 60 बराबर, तो 60 बराबर क्या आ जाता है भाई, सबको जोड़ दो, यानी कि यहाँ से x प्लस का y प्लस का c, एक्स वाई जेड लिख लो, प्लस का a प्लस का b प्लस का c प्लस का d हो गया। अब इनको डिफरेंस कर दो, तो x से x कट गया, y से y कट गया, और फिर यहाँ z था, z से z कट जाएगा, a से a कट जाएगा, b से कहाँ गया भाई b, ये कट गया, c से c कट गया, d से d कट गया, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया 17। और वैल्यू क्या बची, c प्लस का d प्लस का a प्लस का d प्लस का, यानी कि d कितनी बार आया, 2 बार आया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 17 बराबर का c प्लस का 2d प्लस का a प्लस का y। अब ये d क्या था आपका, d आपका था भाई जो तीनों ने सब्जेक्ट लिए हुए, तीनों ने सब्जेक्ट कितने लिए हुए थे, ये 5 छात्र थे, तो 5 दूनी 10 हो गया, तो इधर आ जाएगा, तो बचेगा कितना 7, 7 बराबर c प्लस का a प्लस का y हो गया। तो सी डी बाई अब किसकी किसकी वैल्यू आ गई, सबकी इंडिविजुअल वैल्यू आ गई। आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसकी वैल्यू आ गई, थोड़ा कलर चेंज कर ले, इसकी भी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी आपको 5 पता थी, यानी कि सबकी इंडिविजुअल अगर वैल्यू देखते, अगर मान लो इसको फिर से अगर डी जोड़ के देखते तो इधर के 5 और जोड़ना पड़ता है, यानी कि 12 हो गए ना, 12 आपके इंडिविजुअल ऐसे हो गए जो ओवरलैप कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, फिर से हम भाई माइनस कर देंगे, यानी कि 60 माइनस का 12 कितना आ गया 48 बटे में 60, तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ठीक है। आप थोड़ा उसी पीछे वाले को समझने की कोशिश करना, ये बेटर ऑप्शन है, उसमें बहुत टाइम लगना है, ठीक है, लेकिन समझ में इसी से आएगा। अब यहाँ से देखो समरूप है, ये तो बहुत आसान सवाल होते हैं ना, पी क्यू आर, यानी कि दूसरे वाले का क्षेत्रफल दिया गया था, और क्षेत्रफल का किसी के भी साथ त्रिभुज में, चाहे आपका साइड हो, चाहे आपका पेरीमीटर, चाहे हाइट हो, सबका क्या होता है भाई साहब, आपको पता होगा भुजा का स्क्वायर होता है एरिया के साथ रेशियो। तो पहले वाले का तो हमें पता नहीं है, इसको मान लेते हैं क्या a, और दूसरे वाले का 6 पता था, पहले वाले की भुजा हमें पता है कितनी है 36, दूसरे वाले की 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, तो a बराबर 216 आपका आंसर। ये तो सभी को पता होना चाहिए था, एरिया अपॉन एरिया 2 और साइड 1 अपॉन साइड 2 का होल स्क्वायर। अगला सवाल, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 125 घनों में का प्रयोग करके बनाया जाता है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है। घन के प्रत्येक फलकों के बीच से एक घन हटा दिया जाता है, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ से देखो, इसको अच्छे से समझ लो, ये हमने निकाला क्यूब, ठीक है, एक पार्ट से निकला हुआ, 125 तो नहीं बना पाया, अब इसको हमने दिया पूरा खोल। अब यहाँ से देखो, इस हिस्से को तो हम देख ही सकते थे, तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया लिखते तो 5 स्क्वायर, यानी कि 125 का लिख लिया, तो ये तो इंक्लूड हो चुका है, इससे कोई मतलब नहीं, यानी कि ये जो तली में छेद हुआ है, यानी कि ये तली वाला हो गया, इससे हमें कोई पंचायत नहीं, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके। तो नए हमारे पार्ट कौन से निकले, न्यू पार्ट निकले हमारे, ये न्यू न्यू और ये न्यू और ये न्यू, ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि एक इस कोने पे निकला होगा, एक इस कोने पर, एक इस कोने पर, एक इस कोने पर, ठीक है, और हर कोने से निकाले गए, यानी कि अगर हम इसका एक का एरिया लिखते तो 1 का स्क्वायर, और टोटल हैं कितने 4 हैं एक साइड में भाई, 4 हैं तो 4 हो गया। और लेकिन ऐसे कितने फलक हैं भाई, एक फलक इससे निकला होगा, एक इससे, एक इसके पीछे वाले पे, एक नीचे, एक ऊपर, टोटल 6 हो गए, यानी कि गुणा में 6 हो गए, 6 फलक, यानी कि टोटल 24 हो गया, प्लस का 24, तो 25 छक्का 150 प्लस 24 174। अगला सवाल, अब पूछ रहा था इनके बीच कितनी पूर्ण संख्या है, तो 121 इधर कितना हो गया 144, संख्याएं कैसे निकालते हैं, 144 माइनस का 121 बटे में डिफरेंस कितना 1 है, प्लस का भाई 121 122 123 124 चलेगा, तो 4 से 1 गया 3, 4 से 2 गया 2 बचा, बटे में 1 प्लस का 1 हो गया, कितनी बन गई 24। लेकिन उसने पूछा क्या था, बीच वाली पूछी थी, यानी कि माइनस का 2 कर दो तो 22 आंसर। अगला सवाल, 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया और 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ और उसे 112 मतों से विजेता घोषित किया गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी। देखो सबसे पहले एक बात समझो, जैसे मान लो आपको 24 रुपए मिले घर पे, ठीक है, या फिर आपके गांव में छोटे छोटे बच्चे होते थे, हम 24 लोग हो गए, 2 लोग भाई खड़े हो गए चुनाव में, ए खड़ा हो गया और बी हो गया, छोटे वाले जो बच्चों वाले खेले थे वो। तो इसमें क्या हुआ, ए जीत गया कितने वोटों से 4 वोटों से, यानी कि अगर हम इसमें से वो 4 वोट हटा दें तो 20 बचे, यानी कि दोनों को कितने कितने मिले होंगे 10-10 तो मिले ही होंगे,
ए को 4 वोट ज्यादा मिले होंगे, 14 मिले होंगे। यानी कि अगर हम निकालते कि ए को 14 वोट मिले हैं तो बी को ए से 4 कम मिले तो बी को वोट कितने मिले, तो हम यहाँ क्या करते 4 माइनस कर देते तो ये निकल आता। अब यहीं से समझने की कोशिश करो, टोटल पंजीकृत 100% थे, 20% ने अपना मत नहीं डाला, यानी कि 80% लोगों ने डाला होगा। अब 80 में से 40 तो अवैध हो गए, बात समझ गए। यानी कि टोटल अब जो भी चुनाव होने हैं वो कितने लोगों में होने, 80% माइनस का 40, जो हमने 24 यहाँ पर माना था वो यहाँ पर अब ये टोटल हो गया। विजेता को पंजीकृत मतों से 42% प्राप्त हुआ, यानी कि उसने इससे 42% लिया, यानी कि 100% का अगर 42% निकालेंगे तो 42 आ जाएगा, यानी कि 42%। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये निकालेंगे कि दोनों को बराबर बराबर मत मिले उनको, यानी कि हमने यहाँ क्या किया था 14 से 4 माइनस कर दिया था जो एक्स्ट्रा मिल रहे थे, यानी कि हम इससे भी 112 माइनस कर दें, यानी कि दोनों जो हारा होगा उसके बराबर वोट यहाँ पर पता लग गए। इसी तरीके से जो टोटल वोट थे उसमें से जो एक्स्ट्रा वोट पड़े वो हमने माइनस कर दिया, जैसे इसमें 4 कर दिया था। और हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे 2 का भाग, 2 का भाग करेंगे तो ये पता लग जाएंगे कि दोनों को जो बराबर बराबर मत मिले हैं उनकी क्वांटिटी आ जाएगी। यानी कि अब हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, माइनस का 40 माइनस का 112 बटे में दोनों बराबर हो गए। भाई इसको टोटल 42% मिले, 112 हमने घटा दिया, यानी कि जो वोट हारने वाले को मिल रहे थे वो आ गए। यहाँ से हमने जो एक्स्ट्रा वोट हो रहे थे वो माइनस कर दिया हमने और फिर 2 का भाग कर दिया, यानी कि दोनों को जो वोट मिल रहे थे बराबर बराबर वो आ गए, दोनों को बराबर कर दिया। अब यहाँ से देखो इसको काट देते हैं, 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12 हो गया, 56 हो गया यहाँ से। अब इसके आगे हम चलते हैं, यहाँ से देखो 42% माइनस का 112 बराबर में 40%, इनको जोड़ देंगे तो 6 और 5 2 7 हो गया, यानी कि 2% बराबर इधर पहुंच जाएगा 112, 12 से 6 गया 6, 10 से 7 गया 3, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 18 दूनी 36, यानी कि 1800। ठीक है, थोड़ी सी समझने की कोशिश करना, अच्छा सवाल है, जीडी में सवाल पूछे गए थे इस टाइप के। चलिए, एक शहर की वार्षिक वृद्धि 2% है, यदि वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या इतनी थी तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। अगर आपने याद किया होगा कि 2% की 3 साल की इफेक्टिव रेट कितनी होती है 6.1208, ये याद की होगी तब की बात है, नहीं तो कैलकुलेशन है सवाल में। ठीक है, तो ये क्या होता था, ये ब्याज आ जाता था जब हम क्या मानते थे 100 मानते थे अपना प्रिंसिपल, यानी कि अमाउंट कितना बन जाता था 1061208 बन जाता, यानी कि 15 1 2 3 4, इसका हमें निकालना था 106.1208%, यानी कि 2 जीरो यहाँ से चले गए, 2 जीरो यहाँ से हटा देंगे तो जीरो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से 15 8 120 हो गया, हासिल लगा कितना 1 15 दूनी 30 1 31 हो गया, हासिल लगा 3 15 एकम 15 और 3 18 हो गया, हासिल लगा 1 15 छक्का 90 और 1 91, 15 एकम 15 और पॉइंट 2 के बाद आ जाएगा, तो आंसर हमारा आ चुका है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती, 2% को हम क्या लिख सकते थे 1/50, यानी कि 51/50 और 51/50 और 51/50। ठीक है, इससे करने से अच्छा ये था कि आप इतना ना करके 1/50 वाली वैल्यू निकाल लेते, ज्यादा बेटर रहता। तो यहाँ से 3 जीरो चले जाते आपके, ठीक है, फिर 55 25 छक्का 150 हो जाता, अब गुणा भाग करना पड़ता है, यानी कि इनका गुणा इसमें करना पड़ता, यानी कि 51 का निकालते तो 0 1 हो जाता और 26 0 1 हो जाता, फिर उसके बाद 50 का गुणा कर दो इसमें, 50 का करेंगे तो 0 और फिर 5 एकम 5 0, 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10 और 3 13 हो गया। ठीक है, और 1 का गुणा करके और जोड़ दो इसमें, 26 0 1 हो गया, तो 1 5 6 2 3 1 गुणे में कर दो 6 6 एकम 6 6 पंजे 30 और 6 36 और 3 39 और 6 दूनी 12 12 और 3 15 हो गया, ये 3 18 1 19 हो गया, 6 एकम 6 और 1 7 हो गया, यानी कि 795,906/5 करना पड़ेगा। 5 एकम 5 2 बच गया, 55 25 4 5 9 45, फिर 5 एकम 5 फिर 4 बच गया, 5 8 40, इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। इसके अलावा अगर याद किए हुए कम से कम देखो 2 3 और 4 और ये 5%, 3 साल की इफेक्टिव रेट आपको याद होनी चाहिए, जैसे 2 की 6.1208, 9.2727, ये 3 की सबसे आसान होती है याद करना 12.4864 हो गया, 5 की तो सभी को याद होगी 15.7625। ठीक है, तो ये याद कर लो 3 साल की इफेक्टिव, क्योंकि कभी कभी पूछी जाती है।
पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के दोगुनी थी। उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले 15 का डिफरेंस ऑप्शन से कर रहे हैं, वैसे तो आप बना ही लेंगे, तो सभी में था, वहां से तो फर्क पड़ना नहीं था, लेकिन ये कह रहा था 5 वर्ष पूर्व और कह रहा था दोगुनी थी, यानी कि 5 वर्ष पूर्व जाते तो हमें केवल यहीं पर दिख रहा था, क्योंकि हमें 15 का दोगुना यहीं पर तो दिख रहा है, तो ये यहाँ से 5 वर्ष पूर्व जाना है, तो इसमें ही से घटाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े वाले तो हो नहीं सकते, तो 20 से 5 जाएगा तो 15, दोगुना हो रहा था, आंसर लगा दो। बेसिक से तो आप बना ही लेंगे। चलिए फिर ये CHSL मेंस आपका समाप्त हो गया है। तो जितने भी सवाल थे अच्छे सवाल हो उनको नोट कर लेना, बाकी मैंने पूरी कोशिश की है पूरा अच्छे से समझाने की, फिर भी दिक्कत है तो आपको कांटेक्ट दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप मुझसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। बाकी आप लोगों का जो भी सजेशन होगा अपना सजेशन दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।